हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी आदि सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं और जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होंगे। टेस्ट का लेवल मॉडरेट होगा और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए। न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलेंगे आपको और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जिन्हें आपको पूरी वीडियो में फॉलो करना है। सबसे पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तो जब भी आपको टाइम मिले 1 या 1.5 घंटे का तभी इस वीडियो को देखें। और जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्वयं करना है। यदि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आपको वीडियो स्टार्ट करनी है। ओके, आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया हो तो उसे नोट करना है ताकि जब वीडियो एंड हो तो आप अपना स्कोर एनालाइज कर सकें। और इस वीडियो में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग जैसे कि एग्ज़ाम में बताया गया है। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन गलत होने पे। ये सब आपको लास्ट में करना है, इसलिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो उसके नंबर्स को नोट कर लेना है और जितने स्किप करना है उसको भी नोट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, इस वीडियो में मैं अन्य वीडियो की तरह ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। ये निम्नलिखित में किस घटना के कारण होता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है। अपने आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में प्रश्न पढ़े और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में प्रश्न पढ़े और उसका आंसर करें। यदि आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको नोट कर लेना है आपको नोटबुक में। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर है कि लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के कारण ही जो शीशे में अपना हाथ देखते हैं तो वो हाथ ऐसा लगता है कि हम दायां हाथ आगे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बायां हाथ है। ऐसे जब हम बाल बनाते हैं राइट हैंड की साइड बनाते हैं तो शीशे में वो लेफ्ट हैंड की साइड बाल दिखता है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की क्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग की जाती है, यानी कि लोहे के ऊपर जस्ता की कोटिंग की जाती है। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यानी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करने को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्यों? ताकि उसका रस्टिंग ना हो, रस्टिंग से बचने के लिए प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की एक प्रकार के अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहचाने जिसमें जड़ और तने और पत्ती जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन की जाती है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाई पेरेंटल होता है, इसमें 2 पेरेंट होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है, जबकि एसेक्सुअल में नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ गुण तो अपने पेरेंट्स से लेता है और कुछ नए गुण आते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल में बिल्कुल क्लोन होता है। क्लोन मतलब कि हूबहू कॉपी होगी उसकी, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ, जैसे कि इंसान हो गया, इंसान क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अमीबा क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तने, पत्तियों और इनसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपने पढ़ा होगा चैप्टर में 9th क्लास में कि इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेबल प्रोपेगेशन हो गया। ये सब इसके टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसका टाइप क्या, तो इसका आंसर क्या हो गया? वेजिटेबल प्रोपेगेशन। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब यह अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति पता लगाइए। ओके, कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जा रहा है, ठीक है, और वो भी किस दर्पण के? अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में आपको पता है कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। ठीक है ना, 6 केस होते हैं अवतल दर्पण में। ओके, तो ये कौन सा केस पूछ रहा है? छठा केस होता है। जो लास्ट वाला केस पूछ रहा है ना, वही वाला केस पूछ रहा है कि पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एफ है और ये पी है, यहाँ पे वस्तु करके। तो इस छठे वाले केस में कैसा होता है? जो इमेज बनती है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इमेज क्या होता है? दर्पण के पीछे बनती है। कैसी बनती है? इससे बड़ी बनती है। ओके, दर्पण के पीछे बन रही है तो आभासी बन रही है, आभासी बन रही है तो मतलब सीधा बन रही है। ओके, तो इसने क्वेश्चन पूछा था स्थिति पता लगाए कि पोजीशन कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग v निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, वेग क्या होता है? वेग होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो इसमें वृत्ताकार मार्ग पे जा रहा है,
कितनी दूरी तय करेगा, जो इसकी रेडियस ये होगी, जो सरकमफेरेंस होगा, इसका परिधि होगा, इतनी तो जाएगी। और परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr होता है। तो 2πr और टाइम कितना रखा t, तो v इक्वल टू 2πr/t। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की खोज किसने की थी। ओके, तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्वाद का पता लगाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर द्वारा। और जैसे सुगंध या फिर गंध का पता किससे लगाया जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के द्वारा, जो नाक में होती है, जैसे इसी की वजह से हमें अगरबत्ती की सुगंध आती है। ठीक है, और सेंसरी रिसेप्टर्स हो गए, स्किन पे होते हैं। ठीक है, ये सब रिसेप्टर्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधा ही हो जाती है, ये किस कारण होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है कि ओम के नियम से होता है। ओम का नियम क्या होता है, I इक्वल टू V/R। ठीक है, I इक्वल टू V/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पे इसका तापमान कितना होगा। केल्विन पे तापमान पूछ रहा है। केल्विन पे क्या करते हैं, इसमें कितना 273 ऐड कर देते हैं केल्विन पे चेंज करने के लिए। तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा। ठीक है, 351 केल्विन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, हीट एनर्जी का वो भी। तो आपको याद होगा एनर्जी के कितने फॉर्मूले थे, H इक्वल टू PT था एक। ठीक है, और क्या था, H इक्वल टू VIT था। ठीक है, और क्या था, H इक्वल टू I²RT था। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कौन कौन सा है। PT नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, VIT भी नहीं है ऑप्शन में। ओके, I²RT भी नहीं है, सॉरी VIT है, तो VIT हो गया हमारा आंसर। I²RT नहीं है, VIT है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है प्रोपेन का होता है C3H8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम आवधिक तालिका में यानी पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में ये इस पे फॉर्मूले बनते हैं कि हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है मतलब कि एटम का साइज बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम ऊपर से ऊपर की ओर जाएं, नीचे से ऊपर, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रिक एफिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है, वहीं अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और अगर तिरछे में जाएँ, ठीक है, डायगोनली, तो क्या बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर घटते हैं अगर ऐसे में जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, सेल की संख्या घट जाती है, नहीं सेल की संख्या घटती नहीं है, सेल की संख्या बढ़ती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता बल्कि इक्वल रहता है। अगर ये ग्रुप है तो इसमें सब में अगर एक है, पहले वाले में एक है तो सब में एक ही एक होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सेल की संख्या बढ़ जाती है, हाँ बिल्कुल सही बात, सेल की संख्या बढ़ती रहती है। इसमें अगर एक है तो इसमें 2 सेल होंगे, इसमें 3 सेल होंगे, इसमें 4। और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, नहीं एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है। अभी हमने देखा था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी हो गया इसका आंसर, कि सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन थे, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं, आपको बताया था मैंने, Al2 होता है, एक तो Al2 होता है और एक ZnO होता है, ये 2 होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है। आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, कक्ष की संख्या होती है। जैसे k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, k l की कितनी होती है, 2। ठीक है, m की कितनी होती है, 3, n की कितनी होती है, 4, और ऐसे होते हैं। तो n की होती है 3 रखेंगे यहाँ पे, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही
हमने देखा था जब मैं आपको वेसेक्टॉमी के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि यूरेथ्रा के बारे में बताया था मैंने आपको, यूरेथ्रा के बारे में, जहाँ से कि जो यूरिन और जो स्पर्म है दोनों एक ही मार्ग से आता है, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। ठीक है, अम्ल का गुण, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल एक तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी ठीक है। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, नहीं ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर ये हो गया, ये कड़वे नहीं होते, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। यदि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक यानी दुगनी कर दी जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अगर हम मान लेते हैं कि E था इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। पहले mv² था, अब इसको v को कर दिया 2v कर दिया, तो 2v जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अभी E2 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो हाफ mv, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v²। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा, ये बोल सकता हूँ मैं, जो नई वाली E डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4 बचा था, 4 इंटू E के यानी उससे 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था ना यहाँ पे, हाफ mv², यहाँ पे 2 रखा हमने, दुगुने करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना देखते हैं, 4 गुना किसमें, ये है हमारा आंसर, ये तो हमारा आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होगा, किस प्रकार की एनर्जी होती है जब हम किसी हथौड़े को ऊपर उठाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ पे मतलब उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमने किसी स्प्रिंग को दबा के रख रखा है, तो अब जब उसको छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगी, ठीक है, उछलेगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, उसकी स्थिति के कारण हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता हो 5.5 से जैसे कम होता है मुंह का पीएच, तो दांत क्या होता है, दंत क्षय होने लग जाता है, दांतों का डिके शुरू होने लग जाता है। ओके, तो 5.5 से कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डैश में शामिल हो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो डैश, हाँ ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें तो क्लोन होते हैं, मतलब सेम होते हैं, अपने पेरेंट के जैसे क्लोन होते हैं। और सेक्सुअल में क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो अपने पेरेंट्स से लेते हैं लेकिन कुछ वो नहीं होते हैं। तो विविधता आ रही ना इनमें, डाइवर्सिटी आ रही है, किसमें आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। यानी बायोगैस प्लांट होता है, उनमें कौन कौन सी गैस बनती है, सबसे ज़्यादा क्या बनती है उसमें, मीथेन बनती है। ठीक है, मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2S बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती है वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो मीथेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, आपको पता है 36 है, तो पहले साल में कितना 2 जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा 8 जाएगा। ठीक है, फिर कितने में जाता है 18 जाता है, तो 2 8 और 18 गैस में, तो कितने हो गए 10 और 28 बचे, कितने अब 8 और बचे, तो लास्ट सेल में चल गए 8। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में ऐसा, ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता। ठीक है, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो कभी आपको अकेले नहीं दिख सकती है। ठीक है, तो आपको क्या नहीं दिख सकती, फोर्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स, जितना आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, और ये कभी भी सिंगल हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने भी यही कहा था कि फोर्स क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडी के बीच का आपसी संबंध है। तो न्यूटन ने भी कहा था कि फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन है बिटवीन 2 बॉडीज। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन है 2 बॉडीज का मतलब कि ये कभी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है कि जो एवरी एक्शन है अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कभी भी सिंगल नहीं हो सकता फोर्स। ठीक है, बाकी इनमें से देखें, जड़त्व तो सिंगल हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी सिंगल और मोमेंट सब सिंगल हो सकती है, लेकिन फोर्स के बदले फोर्स आपको चाहिए ही होगा।
ओके, इसका आंसर हो गया फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा 9th के चैप्टर में रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, रेंसिडिटी जब उनका वो हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है, तो ऑक्सीकरण हो जाता है उनका वायु के संपर्क में आने से। ठीक है, इसके लिए आपने बहुत सारी वो मेथड्स भी देखे होंगे कि चीनी में डाल के रखते हैं या फिर नमक में, अचार को नमक में डाल के रखते हैं। ठीक है, ये सारे इसके उपाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रो। ठीक है, तो फ्लावर की बात हो रही है, मतलब प्लांट की बात हो रही है। प्लांट में जो एम्ब्रॉय के ग्रोइंग के लिए जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया इसका आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ एंडोस्पर्म कहाँ होता है। ये हो गया सीड, और ये है एम्ब्रॉय है। ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, जो इसके बाहर जो ये है ना, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये एंडोस्पर्म की लेयर होती है। ठीक है, ये जो वाइट से दिख रहा है एंडोस्पर्म, यहीं से अपना ये पोषक पदार्थ सारा लेता है और इसी से ग्रो होता है। सबसे बाहर की जो सीट होती है उसको बोलते हैं, उसको ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, किसी बीज की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्रांड। सबसे अंदर क्या बोला मैंने आपको, एम्ब्रॉय, और उसके बाहर क्या होता है, एंडोस्पर्म, जहाँ से वो अपना पोषण लेता है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। ठीक है, यानी जो मोटाई कैसे बढ़ती है उसकी। ठीक है, तो आपने मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा अपने प्लांट में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू पढ़ा होगा ना आपने। दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो पूरी लाइफ भर सेल डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, जबकि परमानेंट क्या होते हैं, वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मेरिस्टेमेटिक में आपने 3 प्रकार के पढ़े होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, तो जो एपिकल होता है वो तो हाइट बढ़ाता है, टॉप पे रहता है एपिकल। ठीक है, इंटरकैलरी कहाँ होता है, नोड्स के बीच होता है, जहाँ से जो नई शाखाएं निकलती है, पेड़ों में नई शाखाएं निकलती है, जो शाखाएं निकलती है उसके लिए होता है इंटरकैलरी। ठीक है, और जो लेटरल होता है, लेटरल मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैम्बियम भी इसी को बोलते हैं, लेटरल को। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या होगा, लेटरल। ठीक है, क्योंकि इसने यही पूछा कि मोटाई कौन बढ़ाता है, तो मोटाई देखिए लेटरल बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर नई शाखाएं कहाँ से निकलती है, तो इंटरकैलरी से, और हाइट किससे बढ़ती है, होती है एपिकल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन का निर्माण किसके लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए किया जाता है। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अच्छा, धातु की अगर हम एसिड के द्वारा क्रिया करा दें तो क्या होगा, तो पता है आपको, मेटल के साथ कोई भी एसिड क्रिया करता है तो सबसे पहले सॉल्ट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो लवण और हाइड्रोजन, पहला आंसर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजनों के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। ठीक है, रासायनिक विज्ञान के 2 नियम दिए थे, किसने, लियोइज़ियर ने दिए थे, एंटोनियो एल लियोइज़र। ठीक है, कौन कौन से 2 नियम थे, एक तो था फिक्स्ड प्रोपोर्शन का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, और एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दिया था, ये 2 नियम दिए थे लेवोइजियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन से थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होता है, जिसके लिए क्या आवश्यक होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, इसी की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा यानी कि गोइटर रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, R=ρ(L/A) होता है, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, किसके उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एक है। ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आंसर नंबर ए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि, ठीक है, आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा, दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, और दर्पण में हमने देखा है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है 6 प्रकार की कंडीशंस होती है। ठीक है, जिसमें सबसे लास्ट वाले में कैसे दर्पण के पीछे बनाता है प्रतिबिंब। ठीक है, और जबकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, इमेज हमेशा बड़ा बनता है। तो ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो क्या हो गया आंसर इसका, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर सेकंड की गति से गतिशील
22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है आपको, सिंपल। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ mv², m देर का 5, v यानी कि सॉरी m देर का 22 और v देर का 5 यानी 5 × 5, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे काटेंगे, 11 बार में कटा, 5 में 25, 25 की इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 275। ठीक है, 275 जूल आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सोडियम को डुबा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, पानी में भी आग लगा देती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का स्टेटमेंट यही है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये किस पे था, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में और क्या होता है उसके साथ होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है उसके साथ, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बनाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। और आपको पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम मास में से यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन निकालना है, इसको इधर भेज दें, यानी कि न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन को इधर भेज देंगे, यानी मास में से इसको माइनस कर देंगे। ये पूरा ये है, ये मास है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर इसमें से हम प्रोटॉन निकाल दें तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। तो यही हो गया, इसका आंसर क्या हो गया कि द्रव्यमान संख्या मतलब माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, जिसे आसानी से चाकू काट जा सकता है, तो कौन सा है, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों का डंक, ठीक है, जो काटती चींटियाँ तो त्वचा फूल जाती है, ठीक है, वो किस कारण होती है, तो उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल भी इसी को बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक हो गया, या नेटल का डंक हो गया, या फिर चींटी का डंक होगा, इसमें होता है फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 0.5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और यहाँ पे इसने किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, नेटवर्क पूछ रहा है। नेटवर्क क्या होता है कि ये कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि पहले कितनी एनर्जी थी अब कितनी होगी, इसमें कितना चेंज हुआ, उसी को बोलेंगे वर्क। ठीक है, तो पहले कितनी थी, हाफ mv² मान लेते हैं, mv1²। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी, हाफ mv2² हो जाएगी। ठीक है, इसी को मतलब जो घटा देंगे, इसी में जो चेंज होगा उसी को उतना ही वर्क हुआ होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कितनी थी, हाफ m तो 4 किलो ही होगा। ठीक है, पहले थी इसकी 5। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा था, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 25। ठीक है, इसे काटा तो ये आ गया 50। ठीक, अब इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया, तो अब इसकी गति 10 हो जाएगी। ठीक है, हाफ मास तो इतना ही रहेगा 10। ठीक है, काटेंगे इसको, और 10 का कितना हो गया, 100, 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। ओके, तो अब 200 हो गया, तो अब देखते हैं एनर्जी में चेंज कितना हुआ। ये तो 200 हो गया, पहले कितना था 50, शुरू में 50, तो चेंज कितना हुआ, 150 का चेंज हुआ, और यही 150 क्या हो गया हमारा वर्क, इतना ही काम हुआ। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ उसी को हम वर्क बोल सकते हैं, तो 150 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। ठीक है, प्लांट किंगडम में आपने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो कौन से होते हैं जिनमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, सबसे पहले वाले क्या होते थे, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके, संवेग यानी कि मोमेंटम वो पी से करते हैं। ठीक है, पी किसके बराबर होता है, m × v,
m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, आंसर नंबर ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4 का होल टू एज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, इसमें टोटल कितने परमाणु हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया n, लेकिन ये बाहर है, 2 है इसके बाहर, तो 2 तो n हो गए, 2 तो बाहर n हो गए, मतलब 2 परमाणु हो गए n के। हाइड्रोजन के कितने, 4 ये, और ये 2 है बाहर, 4 दूनी 8, 8 हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, और सल्फर का 1 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 4। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 10 और 5 15, 15 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में को द्रव, ठीक है, में डुबाया जाता है, और द्रव में फोकल लंबाई क्या होगी, तो इसकी द्रव में फोकल लंबाई क्या होगी। ठीक है, जिसके द्रव का उसने वो दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण में जो फोकल लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी f, और क्या किसके बराबर होता है, f होता है r/2 के, r/2 का, ये होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। यानी कि जो दर्पण में होता है फोकल लेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो उससे कुछ नहीं लेना है। तो इसमें क्या होगा, एफ ही रहेगा, चाहे उसे पानी में डालें या किसी और में डालें, उसका एफ ही रहेगा, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी परिपथ में कई विद्युत श्रृंखलाओं में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, ठीक है, जब परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है, श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस को, तो करंट कैसा होता है। ठीक है, आपको बताओ, सीरीज में जोड़ते हैं हम, सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट तो सिमिलर ही होता है सब में, करंट तो एक ही होता है ना सब में। अगर यहाँ पे आई बह रही है तो सब में आई, ये जितने भी इसमें लगे होंगे रेजिस्टेंस सब में आई जाएगी करंट, तो क्या होगा कि जो करंट है, करंट क्या होगा, समान होगा। ठीक है, रिमेन सेम। ठीक है, और अगर इसी को पैरेलल में लगाते हैं, अगर इसी को पैरेलल में लगाते हैं तो करंट तो अलग अलग होती, पर जो वोल्टेज होती है वो समान होती सारे प्रतिरोधों में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो जो उच्च होती है, जिनकी रिएक्टिविटी उच्च होती है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब, इन सब का निष्कासन यानी प्यूरिफाइड कैसे करते हैं। ठीक है, मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं, तो इनका कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है, कैथोड और एनोड बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये प्रोसेस आपको पता होगी। ठीक है, तो जिनके जो हाई रिएक्टिविटी होती है उनका इसी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही उसका निष्कासन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक बना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टर होता है सर्च लाइट में आगे में जो लगा रहता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो अवतल का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। ठीक है, देखते हैं कि युग्मक, ठीक है, युग्मक के केंद्रक का संलयन होता है। ठीक है, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैसे होते हैं जो नए जीव, वो बिल्कुल क्लोन होते हैं अपने माता पिता के जैसे, तो इसका आंसर यही हो गया कि ये क्लोन होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ तो वो अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण उनमें नए डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए वो अपने माता पिता के जैसे समान नहीं होते। लेकिन एसेक्सुअल में बिल्कुल सेम टू सेम अपने माता पिता जैसे होते हैं, क्लोन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर पानी हो गया, प्लस पानी में मिलाएंगे H2O। ठीक है, तो क्या ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, Cl2 बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ ने निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में सबसे लास्ट वाला तत्व कौन सा है, सबसे लास्ट वाला क्या होता है, इसमें थोरियम होता है, थोरियम सबसे लास्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव है कहाँ तक लागू होता है, लास्ट कौन सा तत्व है, तब होता हमारा आंसर कैल्शियम। पर जो इनका जो ऑक्टेव था, ऑक्टेव में जो लास्ट तत्व था वो था थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू था 3.6 × 10⁻6 जूल, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नकारात्मक त्वरण, ठीक है, नकारात्मक त्वरण रिटार्डेशन बोलते हैं जिसको, निम्नलिखित में से किसके दिशा के विपरीत होती है। किसके दिशा के विपरीत होती है, वेग के दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, वेग मतलब आप जा रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वेग था आपका,
नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी आपने ब्रेक दबाया तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पहले 7 होगी, फिर 5 होगी, फिर धीरे धीरे 0 हो जाएगी। तो इसी किसके विपरीत हो रही है, वेलोसिटी के विपरीत हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। इससे आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ट्राइड्स में से कौन सा एक डायब्राइनर ट्राइड्स का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, डायब्राइनर के ट्राइड्स आपको पता होना चाहिए, 3 ही तो ट्राइड्स हैं, तो याद ही हो सकते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ट्राइड। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको तीनों ट्राइड्स याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन में देखते हैं, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आ गया पहला वाला ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से रेस्ट से गिराया जाता है। ठीक है, जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, W=mgh ये होता है। ठीक है, m दे रखा है उसने, g 9.8 लेना है और h भी दे रखा है, तो m लेते हैं 0.1। ठीक है, और g दे रखा है उसने 9.8। ठीक है, और h कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको जब इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2 हो गया, ये 0.2 के इससे इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, और एक ही है 1.96 जूल, इतना हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है, लीवर। जो लीवर क्या है, एक्सोक्राइन है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना लीवर, और सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ग्लैंड भी यही है। ठीक है, तो लीवर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो धातु और अधातु के रूप में कौन कार्य करते हैं, मेटलॉइड। तो इनमें से कौन मेटलॉइड नहीं है। ठीक है, आर्सेनिक मेटलॉइड है। ठीक है, बोरॉन मेटलॉइड है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, लेकिन बिस्मिथ मेटलॉइड नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है, ये है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन। ठीक है, एस्टेटाइन, ये जो इतने हैं ये एलिमेंट क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। गति का दूसरा समीकरण S=ut + ½ AT², ½ AT²। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं S क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है। ठीक, और T है यहाँ पे समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या स्थान और वेग में दिखाया जाता है, नहीं, स्थान और समय में दिखाया जा रहा है, हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ से Tm कॉमन ले लें, ठीक है, S=T कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, U + ½ A बचा। ठीक है, और एक T बचा अंदर, तो किसके बीच में संबंध दिख रहा है, S और T के बीच में दिख रहा है, यानी कि स्थिति, पोजीशन और टाइम के बीच में संबंध दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पोजीशन एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20.0 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी अभी बताया था, F=r/2। ठीक है, F=r/2 होती है। R इसने दे रखा है 20/2, यानी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित करते हैं पौधे, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। क्या ठोस पदार्थ मतलब पिघल पुगल के इधर उधर चले जाते क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी यही पूछ रहे थे कि कौन सा गलत होती है, ये गलत है। आगे और देख लेते हैं, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बिल्कुल सही। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार अनिश्चित नहीं होता, निश्चित होता है। ठोस ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, इनमें से कौन है, तो ग्लोइंग बल्ब, इसका अपना प्रकाश होता है। जुगनू का भी अपना प्रकाश है, जलती हुई मोमबत्ती का भी अपना, लेकिन चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। किससे चमकती है, सूर्य का प्रकाश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक आपको पता होगा, आयनिक यौगिक वो होते हैं जिनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं, हाई होते हैं। जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। ये मजबूत होते हैं, बिल्कुल मजबूत, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं लेकिन लो नहीं होते। लो किन के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुंडो गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अटलांटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो कौन होता है? वो बैक्टीरिया होता है जो इन इतनी खतरनाक जगह पे भी रह सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? हेडलाइट में कौन सी दर्पण लगा होता है? कॉनकेव लगा होता है। और जो पीछे देखने के लिए यानी साइड में जो लगाते हैं रियर व्यू के लिए, वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, ठीक है। तापीय अपघटन करना है हमें अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3, ठीक है। इसका हमने करना है कि तापीय अपघटन, ठीक है। तो तापीय अपघटन करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा? एक तो N2O बन गया और एक बन गया H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लग गया तो ये बन गया ये N2O और H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? ठीक है, देखते हैं। एक यौगिक का एक परमाणु होता है। एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता, एक यौगिक में बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें से 15 हमें 15 एटम्स मिले थे उस यौगिक में से, ठीक है। तो एक में एक नहीं होता, ज़्यादा होता है। दूसरा देखते हैं, तो यही आंसर तो ये हो गया क्योंकि उसने गलत बोला था तो ये गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। एक तत्व का एक परमाणु होता है, ठीक है। एक तत्व का एक ही परमाणु होता है। जैसे एक तत्व ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु है? एक ही परमाणु है। और यहीं अगर एक अणु पूछता, अणु यानी O2, इसमें कितने हैं? 2 परमाणु है, ठीक है। एक एटम यानी एक यौगिक का एक मोल होता है, एक यौगिक का एक मोल होता है, ठीक है। और एक तत्व का एक मोल होता है, ये भी ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ठीक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? ठीक है, 23 और 23 क्रोमोजोम्स मिलते हैं तब जाके 46 बनते हैं ना। तो कितना? आधा इन्होंने दिया, आधा इन्होंने दिया, तो आधा आधा हुआ, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि घोल में धातु A धातु B को प्रस्तावित कर देती है, यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो धातु A क्या है? धातु A ने B को हटा दिया, तो धातु A क्या है? उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, ठीक है। धातु A उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, तभी तो उसको डिस्प्लेस कर दिया। आपने डिस्प्लेसमेंट वाली अभिक्रिया में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना है, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम और हवा यानी O2 में जलाना है तो क्या बन जाता है? MgO बनता है, ठीक है। NCERT का जो पहला लेक्चर है उसमें पहला एग्जाम्पल यही है आपको, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम में। इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 हो गया यहाँ पे, और ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो 2Mg + O2 गिव्स 2MgO आया, क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? मेटल्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे मेटल्स मिला के मिश्र धातु को बनाया जाता है। तो एक तो ये मिक्सचर है, और किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। पर आंसर में हमें होमोजीनियस मिल ही नहीं रहा है। सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस बता देता हूँ। होमोजीनियस हो गया जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ है, ठीक है। अगर एक कटोरी निकाला है हमने तो उसमें जैसे मान लिया वो आयरन का और किसी और का बना है, जैसे जिंक का बना हुआ है वो मिश्र धातु। तो एक कटोरी निकाला तो उसमें भी जितना आयरन और जिंक है ना, दूसरी कटोरी निकालूंगा उसमें भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। होमोजीनियस में। हेटेरोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर दिख नहीं रहा है, तो क्या किस पे टिक लगाए? तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का मिक्सचर है ये मिक्सचर, और किस सॉलिड से मिला है। मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो मेटल सॉलिड से मिला है तो सॉलिड का एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, तो सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक मिश्र धातु को हम क्या बोल सकते हैं? अगर यहाँ पे ऑप्शन में होमोजीनियस मिक्सचर होता तो वो बिल्कुल सही था, ठीक है। पर वो नहीं है तो हम सॉलिड सॉल्यूशन के साथ जा सकते हैं। इसका आंसर होगा सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जिनके आपने सेल पढ़े होंगे ना, सेल KLMN जो सेल होते हैं, इतने सारे सेल होते हैं। तो जिन तत्वों के लास्ट के 2 सेल खाली होते हैं, लास्ट के 2 सेल, जैसे मान लो KLMN ये है, 2 सेल खाली है उनके, ठीक है। 2 सेल अधूरे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने पढ़ने थे? 18 पढ़ने थे, तो यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे ये दूसरे डी ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लास्ट के 2 सेल होते हैं वो खाली होते हैं,
ठीक है। तो 2 सेल इनके खाली होते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं ये तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक धनायन है? धनायन यानी कैटायन। कैटायन को क्या बोलते हैं? धनायन। और एनायन को क्या बोलते हैं? ऋणायन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? धनायन है, कैटायन है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 नेगेटिव, ठीक है। अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस, NH4 प्लस, यही हो गया हमारा कैटायन। कार्बोनेट क्या होता है? SCO3 नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव, ये यानी ये तीनों तो ऋणायन हो गए, एनायन हो गए। लेकिन जो अमोनिया हुआ, अमोनियम NH4 प्लस, ये हो गया आपका कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसकी अतिहीन स्रोत उत्पन्न करेगी? यानी अगर शैवाल होंगे तो किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी हमारे ये महासागरों में? तो सबसे अधिक मात्रा किसकी हो जाएगी? मीथेन की हो जाएगी, ठीक है। और जो ये सवाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तालाब का, ठीक है। इससे जीव जंतु क्या होते हैं? मरने लग जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको, ओके। मीथेन बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है? नहीं, बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, ठीक है। बॉर्डर लाइन तत्व वही तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिखाया था मैंने अभी, ठीक है। तो उसमें क्या था? बोरोन था, सिलिकॉन था, बिस्मिथ नहीं था, पोलोनियम था, ठीक है। तो बिस्मिथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी बुकों में ना पोलोनियम को नहीं दे रखा है, लेकिन NCERT में पोलोनियम को भी दे रखा है कि ये भी एक मेटलॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रीजनरेशन और बडिंग, ठीक है, द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो आपको पता होगा हाइड्रा एकमात्र ऐसा है जो बडिंग भी कर सकता है और रीजनरेशन भी यानी पुनर्जनन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस O2, ये अभिक्रिया है। इसमें H2O2 किसके रूप में कार्य करेगा? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या एसिड या बेस है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद तो क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं अभिक्रिया में, ठीक है। और रिड्यूसिंग क्या होते हैं? जो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अभिक्रिया को आप देखोगे तो H2O2 क्या हो रहा है? H2O2 खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर दे रहा है? रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया? एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कि पिच डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच किस पे करती है? तो आपको याद होना चाहिए, ये है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ध्वनि की पिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेश कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है जो 12th से लिया है मैंने, बाकी सारे 9th और 10th के हैं। एक क्वेश्चन इसलिए मैंने आउट ऑफ सिलेबस लिया है क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए। और ये तो आसानी है, ठीक है। 12th में पढ़ा होगा कि जो 2 आवेश होते हैं Q1 और Q2, इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगते हैं। अगर ये सेम हुए तो प्रतिकर्षण करेंगे और आकर्षण करेंगे अगर ये अपोजिट में, तो इनके बीच में एक बल लगता है, ठीक है, जो इनके गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी Q1 और Q2, और जो इनके बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपन r²। ये किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी पता होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एनर्जी के सम को ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दे रखा, पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे इसमें तो बन जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ठीक है, गति का पहला समीकरण क्या होता है? U = V + AT, ये होता है पहला समीकरण। तो एक तो वेग हो गया और एक क्या हो गया? त्वरण हो गया इसमें। तो वेग और त्वरण हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्यों होता है ये आपको मैंने बताया था वैक्सेक्टोमी में। टेस्टिस में क्या फॉर्म होता है? स्पर्म से वास डिफरेंस के थ्रू जाते हैं ना ये स्पर्म, तो टेस्टिस हो गया। क्योंकि ये मेन इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से स्पर्म फॉर्म होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? वैक्यूम में लाइट का जो वेलोसिटी वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में
333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की गई, ठीक है। तो किसके द्वारा तय की गई, कण के द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, रिसीवर के द्वारा, ठीक है, सोर्स के द्वारा या डिस्टर्बेंस के द्वारा। तो आपने ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। उसमें साफ कहा गया कि जो ध्वनि जब प्रोपेगेशन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, ध्वनि कण थ्रू, कण मतलब मूवमेंट नहीं करता है, कण तो अपनी जगह पे रहता है, बस उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे कण है, तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस हो गया, ये हिलने लग गए, ये क्या करेंगे, अगले कण को हिला देंगे, ऐसे ऐसे अगले अगले कण को हिलाते रहेंगे। तो मूवमेंट क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है। पार्टिकल्स तो अपनी जगह ही मूव करते हैं, इधर उधर होते रहते हैं और एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, मूवमेंट करेगा डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डिस्टर्बेंस। आसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है, और हीलियम का 4 है, ठीक है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। देखते हैं, कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि 1 मोल में आपको पता है कितना होता है, बताया था मैंने आपको मोल वाली वीडियो में, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको। इतने तो इसके में भी होंगे, इसके में भी इतना ही होंगे, हीलियम में भी और कार्बन में भी इतने ही होंगे। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, कि दोनों के 1 मोल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ठीक है। फूल के केंद्र में मौजूद क्या होता है, देखिए ये है फूल का केंद्र, ये देखिए फूल के केंद्र में क्या है, ओव्यूल है, अंडक, अंड है ना इसमें, अंडक, तो यही हमारा है ऑप्शन अंडक। अंडक क्या होता है, फूल के केंद्र में मौजूद होता है, यहाँ देख सकते हैं इसको। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा लेक्चर वाली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये बीच में आपको दिख रहा है क्या है, अंडक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी स्लिंकी को, संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मान के चलिए किसी स्प्रिंग को आपने दबा के रखा हुआ है, तो उसकी स्थिति के कारण उसमें क्या एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर जब आप उसको छोड़ोगे स्प्रिंग को तो वो उछल के दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो ये किसके कारण हो गया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, ठीक है, यानी पत्तियों के मार्जिन में, पत्तियों के नीचे में कलियां पैदा होती है, तो ये क्या होते हैं, ब्रायोफाइलम होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के नीचे जो ये होते हैं अपने मार्जिन होते हैं, नॉचेस होते हैं, उसके नीचे से क्या निकलती है, कलियां निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, फूले फूले से होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवर्तित करता है क्या कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि जो पहला नियम है न्यूटन का, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विराम में तो विराम में रहेगी। तो वहाँ से हमने एक चीज़ पढ़ा था क्या, इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई चीज़ गति में ना तो उसको गति में रहने दो, और अगर वो स्थिति है यानी विराम अवस्था में रहो, उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो वह उसका विरोध करेगी। तो ये क्या था, ये इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया यानी कि जड़त्व। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में उसको लात मारेंगे तो हमें कोई चोट लगेगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वो विराम में रहना चाह रही है, और उसमें जब हम लात मारेंगे तो वो उसका विरोध करेगी, इसलिए हमें एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स लगता है हमारे ऊपर, ठीक है, इसलिए चोट लग जाती है इनर्शिया के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम को छोड़ के सभी नोबेल गैस के बाहरी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी पूरे भरे रहते हैं वो 8 होते हैं, जबकि हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 8। यानी कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंसर टू रेयर में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो आपको पता होगा जब डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है यानी कि अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी, अभिलंब से दूर की ओर हो जाएगी, और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ये डेंसर है, रेयर है, दूर जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। और यही अगर इसका उल्टा होता है, रेयर से डेंसर जाती तब क्या होता है, अभिलंब के टू ओर आती, यानी अभिलंब के पास आती, अभिलंब की ओर, और इसकी स्पीड भी कम हो जाती है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि अभिलंब से दूर होगी और स्पीड बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आपने कहा फुल मॉक टेस्ट चाहिए तो मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, आपने कहा कि क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो मैंने आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया। ठीक है, आपने जिस टॉपिक पे बोला वीडियो बनाने के लिए उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। ठीक है, आपको सपोर्ट दिखाना होगा, इस वीडियो पे लाइक कीजिए, ठीक ना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। ठीक है, जब इसका पीएच 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। देखिए ये पीएच स्केल है। ठीक है, जब इधर की ओर मूव करेंगे हम, मतलब इस साइड 7 से इधर, ये 7 है, 7 से यहाँ अगर हम 7 लेते हैं न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे 0 की तरफ, ठीक है, तो इधर क्या होगा, H प्लस आयन में तो वृद्धि होगी लेकिन OH में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, H प्लस में वृद्धि होगी और OH में कमी। और जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन में तो वृद्धि होगी लेकिन H प्लस आयन में कमी होगी। ठीक है, तब यहीं पे हो रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो यानी हम 3 से 6 जा रहे हैं, यानी इधर की ओर जा रहे हैं, यानी कि H प्लस आयन में तो कमी होगी लेकिन OH आयन में वृद्धि होगी, H प्लस आयन में कमी होगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि पीएच मतलब कि 3 से 6 जा रहे हैं तो H प्लस आयन में क्या होगा, तो ये तो पता चलेगा कि हमें कम होगा। ठीक है, पर कितना कम होगा इसके लिए आप फॉर्मूले से हम करते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, ये होता है, इसको आगे सॉल्व करेंगे यानी कि H प्लस आयन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो H प्लस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच। ठीक है, 10 टू द लॉग की वैल्यू रख देंगे 10 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस पीएच ये हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस हो गया। ओके, तो अब H प्लस आयन देखते हैं, जब 3 में था ये तो 10 टू द पावर 3 हो गया -3। अब दूसरी कंडीशन में जब 6 हो गया 10 टू द पावर -6 ये हो गया, तो आप देखिए कितना कम हो गया इससे, 10 टू द पावर -3 कम हो गया, 10 टू द पावर -3 कम हो गया ना। और 10 टू द पावर -3 कितना होता है 1/1000। ठीक है, तो यही बोल रहे कितना कम हो जाएगा, 1000 कम हो जाएगा, 1000 कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती। यानी साइकिल चलाते समय हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी निकलती है। ठीक है, साइकिल चलाते समय गतिज ऊर्जा निकलती है, ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी निकलती है, लेकिन केमिकल एनर्जी नहीं निकलती है वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, केमिकल एनर्जी। किसका एक रूप नहीं है, तो केमिकल एनर्जी का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन के द्वारा ये उत्पन्न होता है। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान दिया। तो मेंडलीफ ने जब अपनी सारणी बनाई थी तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस माना था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस मानकर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ओजोन क्या होता है, O3। कितने परमाणु इसमें, 3 परमाणु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है, यानी कि जो विभवांतर है उसका वो V स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। I को बढ़ा रहे हैं लेकिन V है जो कांस्टेंट रह रहा है। पहले तो देख लेते हैं ओम का नियम होता है, ठीक है, R = V/I होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, I को बढ़ा रहे हैं लेकिन V को कांस्टेंट रख रहे हैं। जब इसको हम बढ़ाएंगे, I को बढ़ाएंगे, इनमें क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I बढ़ेगा तो R घटेगा, I बढ़ेगा तो R घटेगा। ठीक है, तो जब I बढ़ा रहे हैं इसको तो सेम ही रख रहे हैं, I बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध इसमें कम हो जाएगा। आंसर हो गया कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 kg वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। m दे रखा उसने कितना 0.5 और v दे रखा 4, तो v का स्क्वायर 4 चौको 16। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 8 की इसमें करेंगे 8 × 40 यानी 4.0 यानी 4 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रहण होता है, कौन सा जिसमें सोच के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा जो सोच के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है आपका फोर ब्रेन होता है, सोच के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि 0.4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में, ठीक है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले भी किया था, ठीक। तो क्या होगा कि वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा इसमें, यानी जितना एनर्जी में चेंज हो रहा है वही होगा वर्क, ठीक है। तो पहले ये स्थिर थी यानी कि जो इसका v था 0 होगा, वेग इसका क्या होगा 0, वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर शुरू में निकालें, शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², v की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, शुरू में तो 0 हो गया, फिर बाद में कितनी हो गई इस पर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो हाफ m तो 4 ही रहेगा 4, और 5 का कितना हो गया 25 हो गया mv², ठीक है। इसे काटेंगे तो ये हो गया 50, ठीक है। तो 50 हो गया, ये बाद में तो 50 हो गया। अब डिफरेंस देख रहे हैं कि एनर्जी में कितना डिफरेंस हो रहा है, वही होगा हमारा वर्क। और शुरू में कितना था 0, 50 में 0 के 50, तो इसका आंसर क्या हो गया 50 जूल। सो गाइस, ये वंदरों एग्जाम से रिलेटेड 100 MCQ का एक टेस्ट था। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। आपने जितने गलत क्वेश्चन किए हैं उसमें से 0.25 की इंटू करनी है और माइनस कर देना है, यानी नेगेटिव मार्किंग करनी है। और कितने आपने स्किप किए हैं आप ज़रूर कमेंट करें आपका स्कोर, ताकि मैं कट ऑफ डिसाइड कर पाऊँ कि कितना कट ऑफ बन सकता है, ठीक है। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कितना बन रहा है, ठीक है। आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और इस प्रकार की और वीडियो बना सकूँ। और इन क्वेश्चनों की डिटेल वीडियो चाहिए आपको, यानी डिटेल में मुझे इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हुआ या जिसका आंसर मैंने गलत किया हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।